Friends, you are knowing about Indian Society for Studies in Cooperation, established in 1979. It's a Vemnicom baby. The 50 member of Vemnicom joined together and to help the budding researchers. Society is established and main focus, main objective is research in cooperatives. As such, if we find it's very difficult for the cooperative society as a business to do the research. So to support the cooperative societies, bring about the change, ISSC is working very actively and very right direction for last more than 30 years. Every year, ISSC holds an annual national research conference at a prominent place in India on a particular theme, and we get number of research papers from the cooperators, cooperators, and then the researchers, academicians, and those are published regularly. रखी और ओबीसी का हमने सीट रखना पड़ा। राइट टू इंफॉर्मेशन, मेंबरों को राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट होना चाहिए। कोई भी मेंबर सोसाइटी को उसके और जो गुनाहों की सजा है वो स्टेट एक्ट अपने तरफ से वो हमने दिया। गवर्नमेंट ने देख लिया, लीगल में भेजा, फिर दो गया पार्लियामेंट में भेज दिया, लेकिन डेस्क पे आता नहीं था। तो आई मेड द पवार जी साहब बिफोर टू स्टार्ट ए पार्लियामेंट साहब, लास्ट टाइम भी नहीं आया, ये 2 साल हो गया। तो ये टोल्ड मी कि भाई हमारे सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है फॉर दिस to pass this constitutional amendment we required 2/3 majority। तो जहां तक ऑपोजिशन पार्टियों से कुछ बात न हो, कुछ सहमति न सधे, वहां तक हम कैसे रख सकते हैं। तो हमने बोला कि हम कोई कोशिश करें, तो कहा करो आप विरोध पक्षों को मिलो। एट दैट टाइम for BJP, Advani ji was a opposition leader। I met to Mr. Advani ji, उनने सुना शांत है हमको। फिर हम मुलायम सिंह को भी मिले, फिर लालू जी से भी मिले, 2-4 और लीडरों को मिले। फिर पवार साहब को बोले कि भाई हम सब 386 आर्टिकल में लिखा है कि इट मस्ट बी पास 50% असेंबली, स्टेट असेंबली। तो 50% स्टेट असेंबली में नहीं रखा गया था, खाली गवर्नमेंट की सम्मति, चीफ मिनिस्टर ने लेटर से उसको सहमति दे दिया था कि वी एग्री ऑफ दिस और वी विल अबाइड। तो हाईकोर्ट ने बोला कि ये कौन सी प्रक्रिया आई। सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट 2 इज कंसर्न, दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट्स, और आपको स्टेट सब्जेक्ट्स में कोई पण कानून पर अतिक्रमण करना है, कुछ भी डिस्टर्ब करना है स्टेटों को, तो वो 50% स्टेट जहां तक एसेंट नहीं करेगा वहां तक स्टेट को लागू नहीं पड़ेगा। तो ये फाइंडिंग करके गुजरात हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बिल सेट असाइड कर दिया। फिर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गया, 7 साल सुप्रीम कोर्ट में रहा। हम भारत सरकार के पास भी गए थे कि भाई आपको, हम एनसीआई भी पार्टी बनना चाहते थे, लेकिन एग्री नहीं हुई कोर्ट कि भाई नॉट कंसर्न यू। तो भारत सरकार ने एडवोकेट जनरल को, हमारे कहने से एडवोकेट जनरल को स्पेशल अपॉइंट किया था, एंड ही हैज आर्ग्यूड वेरी वेल।
और ये बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही हाई कोर्ट का व्यू एक्सेप्ट किया कि शेड्यूल 2 जो है पार्ट 2, ये पार्ट 2 में स्टेट को आपने असेंबली से परमिशन, स्टेट इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, इज अ स्टेट असेंबली काही नाही रे, काही आणलं नसते चालेल, आपण जाता जाता सुद्धा घेऊ ना, काय हम एक्सेप्ट करते हैं आणि कंटिन्यू राहायला स्टेट को पाहिजे. एप्लीकेबल होगा, कोई चिट्ठी से ये स्टेट को लागू नहीं पड़ेगा. और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सगळं डिस्टर्ब कॉन्सेप्ट सहमत हुआ हाई कोर्ट का जजमेंट को काही बोलत होतो एंड ये स्टेटों को ये कानून नहीं लागू म्हणजे इतकं मी छान प्रिपरेशन केलं. अभी उसमें 3 जज था, एक था आर्य नरीमान, दूसरा गवाई एंड तीसरा था के.एम. जोसेफ. उसमें 2 जज एक साइड में रहा, मिस्टर जोसेफ ने अलग जजमेंट दिया. ये 2 जज ने बताया कि ठीक है, सो फॉर स्टेट इज कंसर्न इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज नो असेंबली हैज पास दिस बिल और असेंट हिज बिल. कोई असेंबली ने उसको सपोर्ट नहीं किया है क्योंकि दे आर नॉट प्लेस्ड बिफोर एनी असेंबली. तो टेक्निकली it will not applicable to any state. But so far multi-state cooperative act is concerned, multi-state governed by the multi-state cooperative act which was passed by the parliament and Rajya Sabha. So multi-state cooperative act के लिए ये कानून amendment applicable रहेगा. तो जज का व्यू था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोई स्टेट की एसेंट नहीं चाहिए. उसकी जो अथॉरिटी थी वो अथॉरिटी पार्लियामेंट और राज्यसभा थी और दोनों ने एसेंट किया है, राष्ट्रपति ने साइन किया है. प्रोसीजर इज लीगली फॉलोड बाय सो फार दिस एक्ट इज कंसर्न. एंड जो सेंट्रल टेरिटरीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आता है दीव दमन और जो सेंट्रल पांडिचेरी, ये सब लोगों को भी ये लागू पड़ेगा क्योंकि वहां भी ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट ही चलता है. तो एक्सेप्ट स्टेट, बाकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के लिए द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज वैलिड एंड उनको एप्लीकेबल होगा. फिर मिस्टर के.एम. जोसेफ था, उन्होंने अलग जजमेंट लिखवाया. उन्होंने बोला कि जजमेंट का ऐसा 2 पार्ट नहीं हो सकता है, इट इज प्रोसीजरल रॉन्ग है. तो आई एग्री विद द गुजरात हाई कोर्ट, पूरा जजमेंट मैं रद्द करता हूं. तो उन्होंने जो जजमेंट दिया ये पूरा जजमेंट सेट असाइड किया. बट 2 वर्सेस 1 है तो ये 2 जजेस का ओपिनियन विल कैरीड आउट અને ये 2 जजों ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू होगा. अभी व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट थे तो 2002 में हमने जब नीतीश कुमार जी वाज एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर, हमने उनके साथ बैठ के जो कानून बनवाया था, एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमिटी और जो डॉक्टर कुरियन, जो मॉडल एक्ट, इसी हिसाब से ज्यादातर उनका प्रोविजन हमने डलवा दिया था. तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, उसमें ज्यादा इंटरफियरेंस कर सके ऐसा प्रोविजन नहीं है, सब ऑटोनोमस था. ये मल्टी स्टेट के नीचे दिया है. जो ज्यादा प्रॉब्लम थी ये स्टेट गवर्नमेंट में, बार बार जो स्टेट में सरकार चेंज होती है तो अपने हिसाब से अपना कानून चेंज कर देती है अपने बंदे को डालने के लिए. तभी कोऑपरेटिव को इंटरफेरेंस बहुत होता है. लेकिन अगर हमने तो डिमांड किया है भारत सरकार को कि फिर से आप यही प्रोसीजर करो
पार्लियामेंट और राज्यसभा में फिर से पास करके आप अपना ही 51 मोर देन 51% स्टेट आपका ही है, फिर आप वहां सर्कुलेट कराओ और वहां का विधानसभा से मंजूर करा के आप बाकी जो हाफ पार्ट इनवैलिड जो किया है उसको वैलिडिटी में लाना चाहिए। अभी सरकार पे है कब कितना टाइम दे पाते हैं, कितना उसको इम्पोर्टेंट देते हैं। लेकिन आज जो कानून 2013 में अभी सभी स्टेट गवर्नमेंटों ने चेंज किया था, नाउ दे आर फ्री, कभी भी उलट कर सकता है, रिवर्स पोजीशन ला सकता है, क्योंकि 6 महीने से मल्टी स्टेट में तो भी 6 कानून के हिसाब से 6 महीने से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रह सकता है। लेकिन अभी इट इज नॉट एप्लीकेबल। कोई भी गवर्नमेंट 3 साल तक एक सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर डालेगा तो हाई कोर्ट विल नॉट सेट असाइड। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन नहीं है जो मल्टी स्टेट में है कि एक सोसाइटी में आप एक ही गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हो। अरे हमारे स्टेट में 3 है, सेक्शन 82 प्रमाणे 3 लोगों एक सोसाइटी में गवर्नमेंट डाल सकती है एज अ डायरेक्टर। कोई नई सरकार 5 भी बना सकती है। तो ये पावर्स अभी स्टेटों पे है। ज्यादातर कोऑपरेटिव मूवमेंट तो स्टेटों में है। तो हम आशा करते हैं कि जल्दी स्टेटों में एप्लीकेबल होगा, तो ही ये जो सालों से 15 साल से जो मेहनत कर रहे थे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पार्ट डाल के पूरा हिंदुस्तान की कोऑपरेटिव में एक सूत्रता है। बड़े बड़े जो प्रावधान है ये उसमें कोई चेंज ना हो रहे, उसका टाइम है, बैठेगा, आपका ऑडिट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये सब जो बड़े बड़े ऑटोनोमस स्वतंत्रता है, स्वायत्तता जो सोसाइटी को देनी थी, उसका ये सब अभी कोऑपरेटिव स्टेटों में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखते हैं, लेट्स होप कि सरकार उसको भी इम्पोर्टेंट देके फिर से जो अधूरा काम है वो पूरा करे। थैंक यू, आपने टाइम दिया इतना, थैंक यू। धन्यवाद अमीन सर, आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बैकग्राउंड है वो बताई और कहाँ का किस तरह से बदल हुआ था और क्या होना चाहिए इस बारे में अपने काफी जानकारी हमें दी। धन्यवाद। नाउ आई रिक्वेस्ट माय कलीग खड़की जी to introduce Advocate Srikant Kanitkar to the forum and then request him to again. Yeah, please. Yes, thank you, Anil ji. Thank you for this thing. Now I will invite Advocate Kanitkar ji to express his valuable thoughts on the amendment and what should be the position. What should the cooperators all over the India or all over Maharashtra or wherever the states have amended their acts, जहाँ भी amend हुआ है, ऐसे जगहों पे क्या करना चाहिए और ये जो हमारा amendment हुआ है उसका इफेक्ट कहाँ तक जा सकता है, क्या करना चाहिए, ये एक लीगल एंगल आप बता दो, ऐसा मुझे लगता है। And I will invite you to have and share your thoughts on this 97th amendment. What next? आदरणीय कानिटकर साहब। Yes. My camera is not getting on. No problem. There is some problem in the camera. No problem, sir. आप बात कर सकते हैं. Yeah, we would like to listen to you. Yes. The chairman and all the dignitaries, I will directly go to the issue. The very subject today is what next. Now, Chairman Amin has told what has happened, etc., etc. I will consider only from the legal angle. And what would be the meaning of today's subject, what next?
before I go to the particular, what are the points likely to arise and what should be the solution, etc., I will point out only two aspects first. See, Article 368, subclause 2, and particularly clause C, we'll have to take into consideration three aspects. As already pointed out, the word used in this is not schedule, but it is the word used is list. There are three lists. List 1 is called as union list. List 2 is called as state list. And list 3 is called as concurrent list. Meaning thereby that the Parliament can pass any constitutional amendment or any law wherein the subjects are included in the list 1. Those subjects which have been mentioned in the list 2, the state legislature can pass any particular law and prerogative is given to the states. And in case of concurrent list, both can do it, but there are other, but we are not required to consider that aspect today. There is one more aspect in that case. As regards the provisions are concerned, I will invite the attention of the listeners to list 2, particularly atom number 32. And that atom number 32 specifically talks about cooperative societies. Where the amendment went wrong and what has happened, that is I will try to explain. Now, as regards the union list, that is list number 1, the list in that atom is 43. So we'll have to consider this list 43, list 1, atom 43, and list 2, atom 32. It appears to be similar, but there is a lot of difference. And the difference is, in list number 1, atom 43, word cooperative society is specifically excluded. Whereas the word cooperative society is included only in atom number 32 of list 2. And that is why, as rightly stated, discussed by Chairman Amin, and now the Supreme Court bound to hold that well, that as regards cooperative societies are concerned, it is only state which can make any particular changes or amendment or anything, etc. But if we see the provisions of Article 368(2), C talks about, if we see that particular C, which says that if any changes or any amendment relating to the list is concerned, for example, atom number 32 in list number 2, something is there, then the proviso is contemplated under 368(2), which says in that case that if amendment is seeking amendment in the list of 7 schedule, that is what clause C says, 7 schedule, clause C, that if it relates to that state list, then if the amendment has been made by the Parliament, then consent, that is what word used is ratification, has to be taken from more than one half states. Then only that amendment will become a constitutional amendment. And exactly that happened in the present case, that consent was not taken. As already explained by Chairman, in that case, consent of state legislature, because wording is resolution passed by the state legislature, the state legislature. So it has to be by